तोतापुर नाम का एक गांव था। वहाँ के लोग हमेशा खुशहाल जिंदगी बिताने की कोशिश किया करते थे और हमेशा एकजुट होकर रहा करते थे। आज फिर हमारे दुकान से किसी ने सामान नहीं लिया। ये सब उन बड़े गांव की बस्ती वालों का किया धरा है। वो अपनी हरकतों से बाज आएगा भला। कोटे के राशन से भी हमें अब आधा मिलने लगा है। ये सब अपनी कूटनीति से हमें धोखा दे रहे हैं। मानिक चंद और गांव वाले गांव के अमीर मोहल्ले यानी मोटा गांव और वहाँ के सरपंच से परेशान थे। सरपंच साहब, आपके छोटे भाई ने तांगे से टक्कर मार दी। अरे यार, हमेशा की मुसीबत। और ये बाहर शोर कैसा? छोटे मोहल्ले के कुछ लोग आपसे गुस्से में बात करने के लिए आए हैं। उस लड़के के बाप को अंदर आने दो। अभी पैसा मुंह पर फेंकता हूँ, अपने आप समझ जाएगा। ठाकुर का नौकर बाहर जाकर उस लड़के के पिता को बुलाने की कोशिश करता है। तुम सब में से बच्चे का पिता कौन है? उसे अंदर बुलाया है। सिर्फ मुझे ही क्यों, अंदर मेरे साथ मेरे साथी भी जाएंगे। अंदर अकेले चलकर देख लो ना, अगर तुम्हें जरूरत पड़े तो दोबारा बुला लेना। कई बार जिद करने से उस जख्मी बच्चे का पिता घर के अंदर चला जाता है और तब सरपंच उससे कहता है, तुम्हें शोर करने की कोई जरूरत नहीं। ये लो कुछ पैसे और अपने बच्चे का इलाज करवा लो। इन पैसों से आप हम छोटे मोहल्ले वाले यानी गरीबों को खरीद नहीं सकते। जो गलती मेरे भाई ने की उसके लिए तुम अब और क्या चाहते हो? पैसे दे दिए ना तुम्हें। हम इस बड़े गांव के लोगों से अपना शोषण बंद करवाना चाहते हैं। सालों से हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है। हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते। बस इतनी सी बात। मैं इस बात की जिम्मेदारी लेता हूँ। ऐसा अब कभी नहीं होने दूंगा। ठीक है, फिर मैं ये पैसे लेकर चला जाता हूँ, लेकिन याद रखना ऐसी गलती दोबारा ना हो। लेकिन ऐसे ही मोटे गांव के अमीर लोग हमेशा छोटे गांव के लोगों को तंग किया करते थे। जो यहाँ पर छोटे मोहल्ले से आया है उसे जमीन पर बिठाकर खाना खिलाना। हम जैसों के साथ पनघट में नहीं, वरना तुम्हारी शादी रोक दूंगा। सरपंच जी, मैंने अपनी बेटी की शादी आप ही की तरह बड़े घराने में की है। मैं ऐसी गलती भला क्यों करूंगा? सरपंच के आदेश से सारे छोटे मोहल्ले के लोगों को जमीन पर बैठकर खाना खाना पड़ रहा था और दूसरी तरफ बड़े मोहल्ले के लोगों को अच्छे अच्छे पकवान, खूब सारी मिठाइयाँ, आइसक्रीम खिलाई जा रही थी, जिसे देखकर श्याम का छोटा सा बच्चा करण रोने लगा। पापा, पापा, मुझे भी आइसक्रीम खानी है। मुझे भी आइसक्रीम खानी है। रोते नहीं बेटा, हम उतने काबिल नहीं हैं कि वो आइसक्रीम खा सके। चलो घर चलो, हमें यहाँ से चलना चाहिए। करण आइसक्रीम की जिद छोड़ ही नहीं रहा था। उसने पूरे मोहल्ले को अपने सर पर उठा लिया था। ओफो, ये क्या लगा रखा है सुबह सुबह? अपने बच्चों को इतना कौन रुलाता है भला? अरे भाई साहब, क्या करूं, मेरे पास उतने पैसे नहीं है कि मैं इसे आइसक्रीम खिला सकूं, और ये है कि जिद करके बैठा हुआ है। तुम इसे दूध से बनी कुल्फी खिला दो ना। कुल्फी भी तो आइसक्रीम ही होती है। वो कैसे बनाई जाती है? और तुम हो कौन? मैं तुम्हें इस गांव में पहली बार देख रहा हूँ। मेरा नाम लल्लन है। मैं इस गांव में बचपन में रहता था। जब थोड़ा बड़ा हुआ तो शहर के एक होटल में रसोइये का काम यानी कि बावर्ची का काम करने लगा। अरे वाह, बावर्ची का काम? तो तुम्हें ये कुल्फी बनाने आती है क्या? बिल्कुल आती है। मैं बर्फ पर कुल्फी तो क्या, अच्छे से अच्छे आइसक्रीम भी बना सकता हूँ, लेकिन उसके लिए हमें अच्छी खासी बर्फ चाहिए होगी। कुल्फी तभी बन पाएगी। दोनों बर्फ न होने की वजह से परेशान हो जाते हैं और करण अपनी जिद बिल्कुल नहीं छोड़ता और वहाँ से रोते हुए अकेले ही बड़े मोहल्ले की ओर बढ़ा चला जाता है। श्याम और लल्लन करण को न पाकर हैरान हो जाते हैं और उसे ढूंढने के लिए बड़े मोहल्ले की तरफ निकल जाते हैं। पता नहीं करण कहाँ चला गया। अगर वो खो गया तो हमारी परेशानी दिक्कतों में बदल जाएगी। अरे वो देखो, वो रहा करण, उस जंगल के किनारे बांस के पेड़ के पास। दोनों करण को लेने के लिए उस बांस के पेड़ के पास जाते हैं। तभी करण उस बांस के पेड़ से बांस का एक फूल तोड़ता है और जैसे ही फूल टूटा, उस बांस के पेड़ से एक बूढ़ा प्रकट होता है और कहता है, तुम्हारे बेटे में कई सारी पवित्र खूबी है। तुम्हारे बेटे ने मुझे इस श्राप से आजाद किया है।
आप कौन हैं? हम कुछ समझ नहीं पा रहे। और कैसा श्राप? मैं कई साल पहले यहाँ शिकार करने आया था और गलती से एक जीव पर मैंने तीर चला दिया। तब से मेरी आत्मा इसी बांस के फूल पर कैद थी। मेरा तुम्हारे बेटे को आशीर्वाद है कि इस बांस के पेड़ से तुम्हारा बेटा अपने मन की सारी चीजें कर सकता है। बांस को छूते ही उसके अंदर बर्फ जम जाएगी। तथास्तु। इतना कहकर वो बूढ़ा अदृश्य हो गया। तब लल्लन ने कहा, तुम्हारे बेटे को मिला ये आशीर्वाद हमारे बहुत काम आएगा। शहर में रहकर मैंने कुल्फी और आइसक्रीम बनानी सीखी है, और गोला भी। इस भारी गर्मी में हम इसका व्यापार करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तुमने ठीक कहा, हम ऐसा ही करेंगे। श्याम बांस तोड़कर करण के हाथ से छू देता है। पूरा बांस जम जाया करता। लल्लन उसमें दूध और मलाई डालकर आइसक्रीम बना दिया करता, और उन्होंने एक बांस की कुल्फी और गोले का ठेला खोल दिया। अरे आओ आओ, बांस की कुल्फी और गोला खाओ। आओ आओ। ये कितने का दिया? दिखने में तो बड़ा ही प्यारा लग रहा है। आपके पास अगर थोड़े से अनाज भी हैं, तो आप उन्हें दे देना और गोला या कुल्फी ले जाना। अगर ऐसा है तो मैं आपको 2 पतीले चावल दूंगी, और आप मुझे मेरे परिवार के लिए ये सुंदर बांस की कुल्फी दे देना। जी बिल्कुल। वो औरत अपने घर से 2 पतीले चावल लेकर श्याम को दे देती है। श्याम उसे बांस की कुल्फी देता है, जो उसका परिवार बड़े ही मजे से खुश होकर खाता है। लल्लन की बनाई हुई बांस की कुल्फी बेहद प्रसिद्ध हो जाती है। गांव के लोग श्याम और लल्लन की खूब इज्जत और तारीफें करने लगते हैं। ये बात सरपंच और उसके छोटे भाई को पता चलती है। तुमने सुना कि नहीं छोटे, बड़े मोहल्ले के लोग भी अब उस 2 कौड़ी के भिखारी की बनाई हुई बांस की आइसक्रीम खा रहे हैं। आप उसकी चिंता मत कीजिए बड़े भैया, मैं उसे देख लूंगा। सरपंच का छोटा भाई उस बांस के ठेले पर चला गया और उसे हड़पने की कोशिश करने लगा। तुम ये ठेला मुझे दे दो, वरना मैं इसे तोड़ दूंगा। ना रहेगा बांस, ना बनेगी कुल्फी। लेकिन मालिक, हमने आपका क्या बिगाड़ा है? आखिर ये सब आप क्यों कर रहे हैं? आप कहेंगे तो हम बड़े मोहल्ले में कुल्फी और गोला बेचना बंद कर देंगे। तुम दोनों ऐसे नहीं मानोगे। तुम्हें तो मैं। गुस्से से इतना कहते ही सरपंच का छोटा भाई ठेले पर रखे बांस को चुराने लगता है, और जैसे ही वो उस बांस को छूता है, बांस से आग की चिंगारियां निकलनी शुरू हो जाती है, जिससे वो बेहद डर जाता है। अरे बचाओ बचाओ, ये आग की चिंगारियां कैसी? बचाओ बचाओ, भागो यहाँ से, भागो। वो उस बांस को वहीं छोड़कर वहाँ से भाग जाता है, और सारा बांस चमकने लगता है, जिसे देखकर श्याम कहता है, ये हो ना हो उसी बूढ़े बाबा का आशीर्वाद है। चलो, अब हमें कोई तंग नहीं करेगा। अब हम अपनी बनाई हुई बांस की कुल्फी और गोले को आराम से बेच सकते हैं। दोनों ही अपना जीवन अच्छे से सुखी सुखी बिताने लगे। जग्गू नाम का एक केला बेचने वाला हीरापुर गांव में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। जग्गू का परिवार सुबह जल्दी उठ जाता था। पापा, जब सोनू छोटा था तो ये अपने कच्चे में सुसु कर लेता था ना। तभी मम्मी इसके डंडे पेलती थी। तू भी तो जब छोटी थी तो तेरी नाक बहती रहती थी, इसीलिए मम्मी तेरी नाक में चिमटा लगा दिया करती थी ताकि तेरी नाक बाहर ना आ जाए। ठीक है बच्चों, अब एक दूसरे का मजाक बनाना बंद करो और जाकर नहा लो। जग्गू सुबह सुबह मंडी जाकर केले खरीद लेता। फिर वह अपना ठेला सेंट्रल पार्क के गेट पर खड़ा कर लेता। आइए मैडम, बहन जी, बाबूजी, बढ़िया ताजे मीठे केले खाइए। आइए मैडम, बहन जी, बाबूजी, बढ़िया ताजे मीठे केले खाइए, मात्र 40 रुपए दर्जन। जग्गू के केले बिक तो जाते थे, लेकिन उसकी कमाई बहुत कम थी।
हमारे दोनों बच्चे बड़े हो रहे हैं। इतनी कम कमाई में घर का खर्चा चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो मैं क्या करूं? मैं तो हमारी शादी के पहले से ये काम करता आ रहा हूँ। मेरे पापा भी केले बेचा करते थे। आप केले ही बेचिए, लेकिन केले मंडी से मत खरीदिए। मंडी से केले खरीद कर बेचने में आपको ज्यादा लाभ नहीं हो पाता। तो कहाँ से खरीदूं? कहीं से मत खरीदो, अपने केले खुद उगाओ। मेरे गहने बेच दो और एक छोटा सा खेत खरीद कर उसमें केले के पेड़ के बीज बो दो। इस तरह जब हम खुद के खेत से उगे केले बेचेंगे तो हमें बहुत फायदा होगा। जग्गू अपनी पत्नी के गहने बेचकर एक खेत खरीदता है और उसमें केले के पेड़ उगाता है। कुछ दिनों बाद केले के पेड़ बड़े बड़े हो गए और उन पर केले आने लगे। जग्गू अब अपने खेत के उगे केले सीधे ले जाकर बेचता। उसे खूब प्रॉफिट होने लगा। उसने एक नया घर खरीद लिया और अपने बच्चों का एडमिशन एक अच्छे स्कूल में करा दिया। बच्चों, जल्दी सो जाओ, कल हम सर्कस घूमने चलेंगे। उस रात भयानक तूफान आता है और गांव में कुछ लोगों के मकान तक गिर जाते हैं। कहीं तूफान ने हमारे केले के पेड़ों को नुकसान न पहुंचाया हो। अगले दिन जब तूफान शांत हो गया तो जग्गू अपने खेत पर गया। वही हुआ जिसका उसे डर था। तूफान में सारे केले के पेड़ उखड़ गए थे। अरे ये क्या हो गया? मेरी सारी मेहनत बेकार चली गई। अब मैं क्या बेचूंगा, क्या खाऊंगा, अपने बच्चों की फीस कैसे जमा करूंगा? तभी जग्गू ने देखा खेत के किनारे पर एक पेड़ बच गया है। ये छोटा पेड़ तूफान में बच गया, लेकिन पता नहीं इसके केले अभी पके होंगे या नहीं। जग्गू पेड़ से एक केला तोड़कर उसका छिलका छीलता है। वह देखता है कि अंदर सोने का केला है। क्या मैं सपना देख रहा हूँ? ऊपर से तो ये केला एकदम साधारण केला दिख रहा है और अंदर इसमें सोना है। जग्गू दौड़ता हुआ अपने घर जाता है और अपनी पत्नी को बुला कर लाता है। उसकी पत्नी भी एक केला छील कर देखती है। उस केले में भी अंदर सोना निकलता है। लगता है इस पेड़ के केलों के अंदर सोना भरा हुआ है। सोना देने वाला केले का पेड़ पाकर जग्गू और उसकी पत्नी बहुत खुश हुए। उन्होंने कुछ सोना बेचकर केले के पेड़ों के बीज खरीदे और दोबारा अपने खेत में केले के पेड़ उगाए। तूफान में जिन लोगों के घर गिर गए थे, जग्गू ने उन्हें एक एक सोने का केला देकर उनकी मदद की। गांव में राघव नाम का एक सुनार रहता था। जब उसे पता लगा कि जग्गू के पास एक ऐसा पेड़ है जिसके केलों के अंदर सोना निकलता है, तो उसका मूड खराब हो गया। मैं इस गांव का सुनार हूँ, वो पेड़ मुझे मिलना चाहिए था। उस जग्गू गरीब को ये पेड़ कैसे मिल गया? ये तो वही बात हो गई कि लंगूर को अंगूर मिल जाए, शेर की जगह जंगल में होती है। ऐसे ही उस सोने के केले देने वाले पेड़ की जगह मेरे घर में है। एक दिन जब जग्गू खेत पर जा रहा था तो राघव उसके पीछे पीछे लग गया। राघव ने देख लिया कि खेत में सबसे किनारे पर जो पेड़ है उसी के केलों के अंदर सोना निकलता है। उस रात जब पूरा गांव सो गया तो राघव वह पूरा पेड़ उखाड़कर अपने घर ले गया। उसने वह पेड़ अपने घर में गाड़ दिया। अब मैं इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनूंगा। राघव पेड़ से एक केला तोड़कर उसका छिलका हटाता है, लेकिन केले के अंदर सोने की जगह साधारण केला निकलता है। ये कैसे हो सकता है? मैं तो बिल्कुल सही पेड़ उठाकर लाया हूँ। राघव दूसरा केला तोड़ता है और उसका छिलका हटाता है। उसमें भी सोना नहीं मिलता। ये कैसे हो सकता है? राघव एक एक करके पेड़ के सभी केलों के छिलके उतार कर फेंकता रहा, लेकिन उसे किसी भी केले में सोना नहीं मिला। राघव को बहुत क्रोध आ रहा था। सोना कहाँ है? जग्गू के खेत के सारे पेड़ ना उखाड़े तो मेरा नाम भी राघव पुनिया नहीं। राघव गुस्से में बिना देखे आगे बढ़ा। उसे ध्यान नहीं था कि उसने केले के छिलके जमीन पर फेंक रखे हैं। एक केले के छिलके पर उसका पैर पड़ जाता है।
और वह सिर के बल गिर पड़ता है। राघव का सिर फूट जाता है। अरे मर गया रे, कोई बचाओ, अरे मर गया रे, कोई बचाओ। दोस्तों, इस कहानी से हम सीखते हैं कि दूसरों का बुरा करने के चक्कर में लोग अपने साथ ही बुरा कर बैठते हैं। राजू के दुबले पतले होने का हर कोई मजाक उड़ाया करता था। सुनैना, तुम अपने बेटे को कुछ खिलाती पिलाती नहीं हो क्या? माँ जी, सब कुछ खिला पिला कर देख लिया, दूध, मक्खन, केले, सब कुछ, लेकिन इसके शरीर को तो कुछ लगता ही नहीं है। ये बिल्कुल अपने दादाजी पर गया है, वो भी इसी की तरह पतले दुबले थे। लेकिन दादी माँ, मुझे सब लोग लकड़ी लकड़ी बोलकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। अब तू दुबला पतला है, इसमें तेरी क्या गलती। शाम को राजू अपने दोस्त नंदू के साथ बॉल से खेल रहा था। तभी 2 बड़े लड़के आए। ये बॉल हमारा है। नहीं, ये मेरा है, कल ही मेरे पापा ने मुझे दिलाया है। अब तक ये तेरा था, लेकिन अब ये बॉल हमारा है। नहीं, मेरा है। अबे ओए, लकड़ी के तिनके, तू हमसे लड़ेगा? चल राजू, चलते हैं। नहीं, वो बॉल मेरा है। राजू, हम नया बॉल ले लेंगे, अब चलो यहाँ से। नंदू अपने दोस्त को ले जाने लगा। डरपोक कहीं के, लकड़ी का तिनका। इन लोगों के शब्द सुनकर राजू को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। निराश राजू तालाब में अपना प्रतिबिंब देखने लगा और नंदू पास बैठकर तालाब में पत्थर फेंकने लगा। काफी समय बाद, बहुत देर हो चुकी है, हमें घर लौटना चाहिए। तुम जाओ, मैं कुछ देर यहीं बैठूंगा। ठीक है, तुम थोड़ी देर में आ जाना। नंदू वहाँ से चला गया। अब शाम हो चुकी थी। राजू ने घर लौटने का सोचा। जब वो जंगल के रास्ते गुजर रहा था, तभी उसे वहाँ एक केले का पेड़ दिखा जो चमक रहा था। राजू उस पेड़ के पास गया और फिर अचानक पेड़ बोलने लगा। राजू, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत दुखी हो और मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। भला एक पेड़ मेरी मदद कैसे कर सकता है? राजू ने अपने आप को चूंटी काटी। राजू, मैं सच में बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं एक जादुई केले का पेड़ हूँ और मैं सच में तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। आप कैसे मेरी मदद कर सकते हैं? ये देखो, ये केले, ये सब जादुई केले हैं। तुम इनमें से एक केला खा लो और फिर देखो क्या होता है। राजू ने एक केला तोड़ा और जैसे ही उसने वो केला खोला तो चारों तरफ रोशनी फैल गई। और जब राजू ने वो केला खाया तो उसका शरीर अपने आप बड़ा हो गया और वो पतला दुबला नहीं था, बल्कि दूसरे बच्चों की तरह गोल मटोल हो चुका था। राजू बहुत खुश हुआ। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब जब मैंने तुम्हारी मदद की है, तो तुम्हें भी मेरी मदद करनी होगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम्हें मेरे लिए उस तालाब से पानी लाना होगा। बस इतना ही? हाँ, बस इतना ही। राजू तुरंत तालाब के पास गया और वहाँ उसने एक घड़े में पानी भर लिया। घड़ा लेकर राजू पेड़ के पास लौटा और जैसे ही उसने पेड़ में पानी डाला, पेड़ की आत्मा उस पेड़ से बाहर निकली। तुमने मुझे आजाद कर दिया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। पेड़ की आत्मा आसमान में चली गई और पेड़
एक आम केले का पेड़ बन गया। फिर राजू घर आया। उसकी माँ और दादी माँ बदले हुए राजू को देखकर चौंक गईं। माँ ने अपने बेटे को गले लगाया और राजू ने माँ को जादुई केले के पेड़ के बारे में बताया। लेकिन दादी माँ, मुझे समझा नहीं कि वो पेड़ की आत्मा कहाँ गई। वो पेड़ एक श्रापित पेड़ था जिसे तुमने आजाद किया, समझे? लेकिन जो भी हो, उस पेड़ ने मेरा शरीर ही बदल दिया। अब कोई मुझे नहीं धमकाएगा। अगले दिन राजू अपना बॉल वापस लाने के लिए पहुंचा। उसने देखा कि बलवान और दीपक दोनों उसी के बॉल से खेल रहे थे। राजू ने झट से बॉल दबोचा और जब बलवान और दीपक ने उसकी ओर देखा तो उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही राजू है। अब बाबा, ये कैसे हो सकता है? ये तो लकड़ी जैसा पतला था ना? था, लेकिन अब नहीं। अब मैं तुम दोनों की चटनी बना सकता हूँ। राजू दोनों की ओर दौड़ने लगा और दोनों राजू से डर भागने लगे। इस तरह जादुई केले ने राजू की जिंदगी ही बदल दी।